तो सबसे पहले तो आप सभी जो प्रिय मित्र, आप सभी का नमस्कार और सभी को राम राम। आप सभी का एक बार फिर से नए सेशन में स्वागत है भाई। जो भी साथी इस सेशन से जुड़ते हैं, इस क्लास को देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर आप जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास में भी इसे भेजेंगे। जो भी साथी इस सेशन को लाइक करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ गुरुजी, मैं आपके सेशन को लाइक करता हूँ, आप इसी सेशन को कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, नए वाहनों के पंजीकरण में सुधार के लिए किस पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि नए वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, न्यू आरसी बनवाते हैं, तो उसके रिकॉर्ड में अगर सुधार करना है तो यहाँ पे जो आपकी अस्थायी पंजीकरण होता है, टेम्परेरी आरसी या टीआरसी, इसको यहाँ पर बैन करना पड़ेगा और इसी के लेकर कई समय पर इसको बैन भी किया जाता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जो आरसी होती है गाड़ी की, आरसी धारा 39 के तहत अनिवार्य है बनवाना और अस्थायी जो पंजीकरण होता है 1 माह के लिए दिया जाता है और वो धारा 43 के तहत दिया जाता है। इसे रिन्यू कभी नहीं करवाया जा सकता, यह बात आपको याद रखनी है। आरसी के लिए आप अप्लाई फॉर्म संख्या 20 में करते हैं, साथ में 21 नंबर भी आपको फॉर्म देना पड़ता है। जब आप गाड़ी बेचते हैं तो फॉर्म संख्या 29 और 30 भरते हैं। दूसरे राज्य में, एक राज्य में पंजीकृत वाहन को अगर आप दूसरे राज्य में, जैसे दिल्ली से कोई व्हीकल खरीद कर आप राजस्थान में पंजीकरण करवाना चाहते हैं, उस स्थिति में फॉर्म संख्या 27 आपको भरना पड़ेगा। साथ ही आपको एनओसी भी यहाँ पे जारी दिल्ली से करवानी पड़ेगी। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न 2, बिना फुटपाथ वाली सड़क पर पैदल चलने वाले कहां पर चलने चाहिए। कई बार प्रश्न आ चुका है, जहां फुटपाथ नहीं है, बिना फुटपाथ की बात आ जाए, उल्टी दिशा में चलना है भाई। उल्टी दिशा में मतलब कि सड़क के राइट में आपको चलना है। हम कॉमनली लेफ्ट में चलते हैं, जगह होती है तो जगह नहीं है तो फिर राइट में चलेंगे। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर पहले नहीं लगता था जुर्माना, अब MVA 2019 के अनुसार कितना देना होगा जुर्माना। यहाँ पर आप सभी को पता है 1988 ये जो है, इसमें कुल 217 धाराएं थी और इसमें एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने के संबंध में किसी भी प्रकार के जुर्माने का प्रावधान नहीं था। लेकिन इसमें जब संशोधन हुआ 2019 में 5वां संशोधन हुआ तो इसमें धारा 194 ई जोड़ी गई और इसके तहत 10,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया। साथ ही 6 माह की जेल का प्रावधान भी किया गया कि अगर कोई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता है तो यहां पर 6 माह की कैद या 10,000 का जुर्माना, और अगर ज्यादा दादागिरी करे तो दोनों का प्रावधान यहां पर किया गया है। अगर आप बोतल चूस के भी गाड़ी चलाते हैं, जैसा कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो धारा 185 होती है, इसमें भी जुर्माने का प्रावधान यहां पर किया गया है। तो यहां पर कौन सा सी हो जाएगा, 10,000 रुपए हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारी यात्रा मोटर वाहन चलाने के लिए क्या पूर्व अपेक्षाएं हैं। यानी आप अगर हैवी गाड़ी चलाते हैं तो पूर्व अपेक्षाओं का मतलब है आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। सीधी सी बात है, जब आप HMV के लिए गाड़ी चलाना चाहते हैं तो इससे HMV का लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके पास में LMV का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस में 20 साल की आपकी एज यहां पर होनी चाहिए। ये 2 चीजें अगर आपके पास में नहीं है तो आप यहां पर HMV के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहां पर ऑप्शन नंबर 1, हल्का मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को यहां से गुजरने दिया जाए। माना कि एक सड़क है, यहां पर डॉट यहां किया गया है, अब आप यहां पर चल रहे हैं तो सामने से आने वाले वाहन यानी आपके ऑपोजिट साइड से आने वाले वाहन आपके किस साइड से निकलेंगे, ये आपका लेफ्ट है या आपका राइट है, तो आपको पता है वो हमेशा राइट यानी कि दाहिने भाग से निकलना चाहिए। साथियों, आपको समझ में आ रहा है कि भाई, पहले तो ये बताओ यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, रात में 12-12 बजे 1-1 बजे मैं आपके सेशन लेता हूँ, तो कुछ आप कमेंट सेक्शन में बताते नहीं कि समझ में आया नहीं आया। आप अपनी जो राय है, हमें हमारे चैनल के प्रति, मेरे प्रति आपकी जो दृष्टिकोण आपका, उसको आप जरूर हमें बताएं और आप उसे हमें दिखाएं ताकि हम उस हिसाब से अपने आप को प्लान करें। यातायात प्रतीकों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यातायात प्रतीक का मतलब है रोड संकेत का पूछा, सीधे शब्दों में बात करता हूं मैं रोड संकेतों के बारे में, ठीक है ना। तो रोड संकेत आप सभी को पता है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 होते हैं कंपल्सरी साइन, नंबर 2 होते हैं कॉशनरी यानी चेतावनी साइन, नंबर 3 होते हैं इंफॉर्मेटरी साइन, है ना। तो ये तो हो गए अनिवार्य, ये हो गए चेतावनी, ये हो गए सूचनात्मक।
अब आपको ध्यान देना है, ये जो संकेत होते हैं इनको जारी करने का, प्रकाशन का काम भी करना पड़ता है। जैसे कि एनएच हो गया, एसएच हो गया, सभी पे करते हैं, तो प्रकाशन का काम करता है आईआरसी। आईआरसी का नाम होता है इंडियन रोड कांग्रेस। आईआरसी की स्थापना सन 1934 में यहां पर भारत में की गई थी और इसका काम है रोड पर संकेतों की स्थापना करना, नए संकेतों के बारे में सुझाव देना, नए संकेत बनाना और उनका प्रकाशन करके पब्लिक के लिए कुछ अच्छी चीजें करना और यातायात को यहां पे नियंत्रण में रखने का प्रयास करना। साथ ही दोस्तों जो आईआरसी है, इसने लास्ट टाइम जो है यहां पर संकेत जो प्रकाशन किए थे वो 2012 में किए गए थे और उनका नाम दिया गया था आईआरसी 67 और 2012। तो यह नाम आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये चीज, तो यह भी आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा। क्या अदालत किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है क्या, यह पूछा गया है। बिल्कुल, यहां पर जो है मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी अपराध के लिए हो सकता है और जहां एक मोटर वाहन का उपयोग अपराध करने के लिए किया जाता है तो एक अदालत भी जो धारा 20 है, धारा 20 के तहत यहां पर किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार रखती है। रात के समय जब कोई वाहन सड़क किनारे खड़ा किया जाता है तो क्या होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। ऐसे वाहनों को चलाने का लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति चालक की सीट पर होना चाहिए। पार्क की रोशनी जलती रहेगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है रात का समय है, गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है तो पार्किंग लाइट आपकी ऑन होनी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर प्रश्न संख्या आपके सामने 9 है। अधिनियम के तहत मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण की वैधता क्या होती है। अधिनियम के तहत अस्थायी पंजीकरण जो यानी कि टेम्परेरी आरसी की बात हो रही है। आप सभी को मैंने अभी बताया था, धारा पूछे तो 43 है, अवधि पूछे तो 1 माह होती है और रिन्यू इसको नहीं करवाया जा सकता, रिन्यू नहीं होती है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तो यहां पर आपके 1 माह है और नवीकरणीय नहीं है, 1 माह है और नवीकरणीय नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की गति से मोटरसाइकिल कब चलाई जा सकती है। दिन के समय में, किसी भी परिस्थिति में नहीं, रात के दौरान, दोनों ए और सी दोनों। तो यहां पर सभी को पता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है वो एक मोटरसाइकिल की जो है वो दिन में रात में दोनों समय हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा स्पीड का जो नियम है, स्पीड का जो नियम है इसका उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112 में किया गया है। उल्लंघन करते हैं तो धारा 183 लागू होती है और जुर्माना आपको बता देता हूं मैं धारा 183 के तहत। यहां पर अगर आप एलएमवी गाड़ी चला रहे हैं, एलएमवी गाड़ी का 1000 से 2000 होगा, 1000 से 2000, और अगर एचएमवी चला रहे हैं तो एचएमवी का यहां पर 2000 से लेके 4000 तक जुर्माना होता है। साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो मोटरसाइकिल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80 किलोमीटर अब कर दी गई है यहां पे नेशनल हाईवे में, स्टेट हाईवे पर, ठीक है। इसके अलावा कार की बात करता हूं, कार की जो एनएच पर है वो 100 किलोमीटर की मैक्सिमम गति होती है। बात आ जाती है स्टेज कैरिज की, स्टेज कैरिज यानी जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं कि स्टेज कैरिज की मैक्सिमम स्पीड है 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 11 है मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ। सिंपल प्रश्न है, इसे कुछ समय बाद 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया। आप सभी को पता है इसमें 5वीं बार जो संशोधन है 2019 में किया गया जो कि 1 सितंबर 2019 को लागू किया गया। दोस्तों जो मैं मेहनत कर रहा हूं आपको यहां पर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप अपनी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी मेहनत के साथ में आपको पढ़ाता रहूंगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित है। ड्राइविंग लाइसेंस को प्रदान करना या जारी करने से संबंधित जो धारा है वो धारा 9 है और धारा 9 ये कहती है कि यहां पर किसी भी एक व्यक्ति जो कि योग्य होता है धारा 3 और 4 के तहत और जो धारा 7 का उल्लंघन नहीं करता है तो उसको धारा 9 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। लेकिन एलएल की बात करते हैं, लर्निंग लाइसेंस की बात करते हैं, उसका उल्लेख धारा 8 में है और डीएल का उल्लेख धारा 9 में किया गया है। आपको ध्यान रखना है इन सभी चीजों के बारे में। धारा 12 है वो ड्राइविंग स्कूल से संबंध रखती है। धारा 14 है ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि के संबंध में उल्लेख करती है कि इसका अवधि क्या होगी, टाइम कितना होगा। धारा 20 है न्यायालय को अधिकार देती है कि वो डीएल को कैंसिल या रद्द या सस्पेंड है वो कर सकती है। तो चारों धाराओं के बारे में आपको जानकारी रखनी है और होनी चाहिए। प्रश्न 13 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा बीमारी या विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस को निरसन के संबंध में, अगर आप विकलांग हैं, आप बीमार हो गए हैं, आप योग्य नहीं है, आपसे गाड़ी चलती नहीं है तो धारा 16 ये उल्लेख करती है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द कर दे या आपको जारी नहीं करे, यानी कि आपको जारी नहीं करना है ना। तो या अब इसके बावजूद भी अगर आप योग्य नहीं है, शारीरिक और मानसिक रूप से आप असक्षम है और फिर भी आप गाड़ी चलाते हैं तो कौन सी धारा के तहत आपके ऊपर 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये आप तुरंत प्रभाव से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहां पर जो
धारा कौन सी है जिसमें बीमार या विकलांग या असक्षम व्यक्ति द्वारा, मानसिक रोगी द्वारा अगर गाड़ी चलाया पाया जाता है तो वो एक अपराधी होता है। उस धारा का नाम आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बता दें। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 25 से संबंधित है। किससे संबंधित है? धारा 25 है पृष्ठांकन का हस्तांतरण और पृष्ठांकन से मुक्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना। आप सभी को पता होगा पृष्ठांकन मतलब पृष्ठ के ऊपर यह लिख दिया जाता है कि इस डीएल को धारण करने वाला व्यक्ति कब और कहां पर कौन कौन से अपराध कर चुका है, वो होता है पृष्ठांकन। जब कोई अपराध कर देता है तो आपका डीएल है वो यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद या उसकी अवधि समाप्त होने के बाद उसे फिर से डीएल जारी कर दिया जाता है। जब डीएल जारी करते हैं तो धारा 25 पृष्ठांकन से मुक्त करके उसे डीएल जारी करने का उल्लेख या प्रावधान है वो करती है। तो यहां पर धारा 25 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा में प्रदान किया गया है। कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस को निरसन करने के जो उल्लेख है धारा 21 में यहां पर किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 16 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 में क्या प्रावधान किया गया है? अधिनियम की धारा 19 किससे संबंधित है? तो धारा 19 है ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित करने या ऐसे लाइसेंस रद्द करने की लाइसेंसिंग प्राधिकारी की शक्ति। यानी कि कोई अगर आप जैसे कि मैं हूं और मैं ड्राइविंग लाइसेंस रखता हूं, लेकिन धारा 19 है ये उल्लेख करती है कि जिसने ड्राइविंग लाइसेंस को जारी किया है वो आपके लाइसेंस को रद्द कर सकता है वहां बैठा और रद्द करके आपको उसे अयोग्य घोषित कर सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब सही हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा 3 और 4 के उल्लंघन के लिए मोटर वाहन के मालिक को जिम्मेदारी से संबंधित रखती है? आप सभी को पता होगा धारा 3 जो है यहां पर यह कहती है आप क्या होनी चाहिए, आपके पास में डीएल होना चाहिए, नीड यानी आपके पास में डीएल होना चाहिए। धारा 4 है वो एज के संबंध में कहती है कि आपकी उम्र भी पूरी होनी चाहिए। यहां पर धारा 3 और 4 अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं और अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो मालिक जिम्मेदार होता है साथ साथ में, और मालिक को जिम्मेदारी ठहराने वाली जो धारा है वो धारा 5 है यहां पर उल्लेख करती है। और धारा 5 का उल्लंघन होता है तो यहां पर धारा 180 लागू होती है और मालिक के ऊपर 5000 का जुर्माना लागू होता है। और इसीलिए ठीक इसी प्रकार से ये तो हो गया मालिक का। धारा 181 भी सेम उल्लेख करती है और चालक को जिम्मेदार ठहराती है और चालक के ऊपर भी 5000 का जुर्माना लगाती है। 2-2000 के नोट बंद हो गए हैं, 500-500 के नोट चलते हैं, तो 5000 में 10 नोट आपको महात्मा गांधी की यहां पर जो तस्वीर के साथ में अच्छे नए वाले नोट आपको देने पड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 12 संबंधित है। अभी मैंने आपको कुछ ही समय पहले बताया था कि इसका संबंध किससे है, तो ये ड्राइविंग स्कूलों से संबंधित है। मतलब मोटर वाहन चलाने में निर्देश देने के लिए स्कूलों या प्रतिष्ठानों का लाइसेंस और विनियमन ड्राइविंग स्कूल से संबंध रखती है। प्रश्न संख्या 19 मोटर व्हीकल एक्ट में मेडिकल फिटनेस घोषित करने के लिए किस प्रकार का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है? मेडिकल फिटनेस घोषित करने के लिए तो यहां पर आप सभी को पता होगा कि मेडिकल प्रमाण पत्र जो होता है, मेडिकल जो प्रमाण पत्र बनाते हैं फॉर्म संख्या 1A में बनाते हैं, और इसकी आवश्यकता एचएमवी लाइसेंस को आवेदन करने में या एलएमवी के मामले में अगर आपकी उम्र 40 प्लस हो चुकी है तो यहां पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि फॉर्म संख्या 1A में किसी डॉक्टर के द्वारा जारी किया जाता है और इसकी अवधि 6 माह होती है, और यहां पर साथियों यह फॉर्म संख्या 1A में जारी होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राज्य रजिस्टर बनाए रखने की व्याख्या करती है? राज्य रजिस्टर का उल्लेख धारा 26 में किया गया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटर कार की अधिकतम अनुमत गति, राष्ट्रीय मतलब एनएच के ऊपर जो आपकी जो गाड़ी होती है, ये पुराने जो पेपर है उसमें पूछा गया प्रश्न है, लेकिन वर्तमान में एनएच पर जो कार की गति है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब 80 यहां पर है, क्योंकि 100 का जवाब नहीं है तो 100 की जगह आप 80 इसको मान लेना भाई, ठीक है ना। एक्सप्रेसवे पे बात करता हूं ना तो यहां पर 100 120 होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 की आप 80 की जगह आप यहां पर क्या करेंगे 100 कर लेना भाई, ठीक है, याद रखना। प्रेजेंट में आप 100 हो गई है। जेब्रा रेखाएं के लिए होती है जेब्रा लाइन, पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग लाइन होती है वो पैदल जेब्रा रेखाएं कहलाती है, पेडेस्ट्रियन भी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है किसी वाहन का इंजन स्टार्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जब आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करेंगे मेन चीज है आप इंजन ऑयल का लेवल प्लस रेडिएटर में पानी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पार्किंग निषिद्ध है? तो पार्किंग आप कहां पर नहीं कर सकते? पैदल चलने वालों के रास्तों के बीच में आप पार्किंग नहीं कर सकते। जहां पर पार्किंग करने की अनुमति होती है केवल वहीं पर आपको गाड़ी पार्क करनी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अधिनियम में क्या है, ये पूरे भारत में लागू है। क्या है, पूरे भारत में लागू है। और धारा 1 इसी का उल्लेख करती है, धारा 1 है इसी का उल्लेख करती है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है पूरे भारत में लागू होगा। जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है डीएल है वो पूरे भारत में लागू होगा। ऐसा उल्लेख किस धारा में किया गया है, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में यहां पर आप बताएंगे, तो तुरंत प्रभाव से आप ये चीज बताएं भाई। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन एक तरफा यातायात में एक नुकसान है। एक तरफा यातायात मतलब है जहां की यहां कोई सड़क है, केवल इसमें आगे जा सकते हैं, सामने से आने वाला जो वाहन है यहां पर इसको रास्ता नहीं है, मतलब केवल एक तरफा एक ही साइड में वाहन चलते हैं, आने के लिए अलग होगा, जाने के लिए अलग होगा। तो इसमें नुकसान किस चीज का है, इसमें नुकसान है ओवरटेकिंग का, यानी ऐसा अगर होगा तो वाहन है वो ओवरटेक करने से कतराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, उनको पता है सामने से तो कोई व्हीकल आएगा नहीं, तो वो ज्यादा ओवरटेक करेंगे, ज्यादा ओवरटेक करेंगे तो दुर्घटना ज्यादा होती है। तो यही बात है, पूछा इसमें कि एक तरफा यातायात में नुकसान क्या है, तो यहां पर ओवरटेक करने की अधिक संभावना होगी, जिसकी वजह से क्या है यहां पे दुर्घटना की अधिक संभावना होगी। किसकी, दुर्घटना की। तो यही इसका एक नुकसान होता है एक तरफा यातायात का। सीट बेल्ट न पहनने की सजा थी 100 रुपए, अब इसका कितना उसे बढ़ा दिया गया है। धारा 194 में जो कि ए जो है वो सीट आपकी सॉरी ओवर पैसेंजर से 200 रुपए का जुर्माने का प्रावधान करती है। धारा 194 में बी है यहां पर सीट बेल्ट से संबंधित है और 1000 का जुर्माने का प्रावधान करती है। धारा 194 सी है मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक यात्री बैठाने पर है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की शक्ति किसके पास है। तो कोई भी मोटर वाहन होते हैं तो राज्यों में भी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वहां पर किसी भी वाहन की जो एज लिमिट है वो जारी करने या यहां पर निर्धारित करने की शक्ति यहां पर केंद्र सरकार के पास में होती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा वाहनों के अंतर्राज्यीय स्थानांतरण के प्रावधान को कवर करती है। मैंने आपको शुरू के एक पेपर में अभी ये बताया था कि अगर आप दिल्ली से कोई गाड़ी लाके राजस्थान में अगर पंजीकरण करवाते हैं, दिल्ली में पंजीकृत गाड़ी को राजस्थान लाते हैं, तो आपको एक एनओसी की आवश्यकता होगी, फॉर्म संख्या 28 इसकी आवश्यकता होगी। फॉर्म 28 में एनओसी आपको यहां पर लानी पड़ेगी, साथ में आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई फॉर्म कौन सा होगा ये अभी मैंने आपको बताया था, फॉर्म 27 मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें पूछा है धारा, फॉर्म अप्लाई किस में करेंगे 27 में, प्लस में साथ में क्या चाहिए होगी एनओसी, ये होगा फॉर्म 28 में। लेकिन इसका उल्लेख एमवीए मोटर व्हीकल एक्ट में कौन सी धारा में है, धारा 47 में इसका अदर स्टेट ट्रांसफर ऑफ व्हीकल इसका उल्लेख किया गया है। तो धारा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, दोनों दो तरफा सड़कों पर एक जंक्शन पर कुल संघर्ष बिंदु कितने होते हैं। तो यह प्रश्न मैंने कई बार आपको बता दिया है और आज फिर से बता देना चाहूंगा मैं। इस प्रकार से आपके मतलब ये चौराहा होता है, ये चौराहा हो गया। यहां पर मैं आपको एक लाइन तो ये बता रहा हूं, एक ये बता रहा हूं, 2 तो इधर हो गई और एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब यहां से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, यहां से कोई अगर व्हीकल चलेगा तो यहां मुड़ेगा, तो यहां पर पहला संघर्ष बिंदु देखो ये हो गया। सीधा चलेगा तो यहां संघर्ष बिंदु है, और आगे चलेगा तो यहां संघर्ष बिंदु, 2 संघर्ष बिंदु यहां हो गए। अब वो माना कि यहां से इधर मुड़ता है तो ये एक यहां हो गया, एक यहां है तो एक यहां पे हो गया, एक यहां आएगा तो यहां हो गया। इस प्रकार से कुल 6 संघर्ष बिंदु दो तरफा सड़क की बात करते हैं तो यहां पर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको दो तरफा सड़कों पर एक जंक्शन के ऊपर कुल संघर्ष बिंदु का मतलब होता है टकराव बिंदु, मतलब आपका वाहन कहां टकराएगा, रोड लेन को कहां से क्रॉस करेगा। अगर सामने से गाड़ी पहले से अगर आ रही है, आप पार करते हैं तो कहां गाड़ी टकरा सकती है, उसे बोलते हैं टकराव बिंदु, संघर्ष बिंदु, टकराव बिंदु, या है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना 6 इसके होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। आपको समझ में ये चीजें आई होगी मैं उम्मीद करता हूं। संकेतों की अनुमति विधि में पैदल यात्री द्वारा पार करने में लगने वाला औसत समय, संकेतों की अनुमति विधि में पैदल यात्री है वो सड़क पार करता तो 7 सेकंड का टाइम यहां पर उसके पास में होता है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत दुर्घटना में के 1 घंटे बाद का समय कहा जाता है चांदी का, प्लेटिनम का, सुनहरा, कांस्य का। तो सुनहरा गोल्डन आवर इसे बोला जाता है भाई, गोल्डन आवर। आप सभी को पता होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है, मोटर वाहन की धारा यहां पर 2 की उपधारा 12 ए है, गोल्डन आवर के बारे में उल्लेख करती है। एक होता है गुड सिमरिटन, ये अलग चीज है भाई, गुड सिमरिटन जो होता है ना ये अलग चीज है। इसका उल्लेख धारा 134 ए में, जिसको हम नेक व्यक्ति के नाम से जानते हैं, जो दूसरे व्यक्ति को या पीड़ित को या दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति उसकी सहायता करने वाला व्यक्ति होता है, वो भी इसे गोल्डन आवर में ही सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अब इस सुनहरे घंटे में अगर कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है तो इनाम राशि का उल्लेख किया गया जो कि 5000 रुपए तक होती है। अगला प्रश्न है
यू मोड़ने से पहले प्रकाश के हरे होने तक प्रतीक्षा करें। यानी कि आप अगर यू टर्न लेते हैं तो प्रकाश के हरे होने तक आपको यहां पर प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी कि चौराहे पर पुलिसकर्मी हो तो यू मोड़ लें, दूसरे चौराहे पर ड्राइव करें जहां ट्रैफिक लाइट नहीं है, रेड लाइट में भी यू मोड़ लिया जा सकता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यू मोड़ने से पहले प्रकाश के हरे होने तक प्रतीक्षा करें। यहां पर यार ये पर्सन ही गलत है भाई, पर्सन ही पता नहीं किस हिसाब से पूछा गया है, इस पर्सन को डिलीट मारो यार, है ना, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 45 के तहत आदेश से व्यथित व्यक्ति को निर्धारित प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पर समय है वो अधिकतम 30 दिन का टाइम आपके पास में होता है। आप अगर किसी व्यक्ति से मतलब कि गाड़ी का पंजीकरण आरसी से संबंधित किसी भी प्रकार का आपको अगर अन्याय लगता है कि अधिकारी ने आपके साथ में गलत किया है तो आप इसकी अपील कर सकते हैं, और अपील करने का जो टाइम होगा वो 30 दिन का आपके पास में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार हिट एंड रन केस में मृत्यु होने पर कितना मुआवजा मिलता है? आप सभी को पता होगा कि जो हिट एंड रन मामले होते हैं इनमें टक्कर मारने वाले वाहन या ड्राइवर की पहचान नहीं हो पाती है, और मृत्यु होने पर यहां पर 2 लाख का जुर्माना क्लेम होता है, और यहां पर घायल व्यक्ति हो जाता है तो 50,000, घायल होने पर 50,000 की राशि उनको यहां पर प्रदान की जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिट एंड रन के संबंध में धारा 161 में इसका उल्लेख है वो किया गया है। प्रश्न 36 है, क्या कोई दीवानी अदालत इस अधिनियम के तहत परमिट देने के सवाल के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है? तो यहां पर दोस्तों दीवानी और एक होती है फौजदारी, एक तो दीवानी होगी, एक फौजदारी होती है। यहां पर आपको इस चीज से याद रखना है, फौजदारी फौजी क्या करते हैं, लठ मारने का काम करते हैं अगर कोई बदमाश होता है तो। और दीवानी कौन बनती है? दीवानी लड़की कौन होती है? जिसके पास में पैसे होते हैं। मतलब आपको याद रखना है दीवानी कौन होगी? जिसके पास पैसे होंगे। मतलब कि दीवानी मामले पैसों के लेन देन से संबंधित रखती हैं, और फौजदारी मामले फौजी लठ मार सकते हैं, मतलब कि लड़ाई दंगों से संबंधित जो मामले होते हैं वो फौजदारी मामले होते हैं। यहां पर पूछा है क्या दीवानी अदालत परमिट देने से संबंधित सवाल पर कोई अगर अपना निर्णय दे सकती है क्या? तो दोस्तों यहां पर जो दीवानी अदालत होती है वो केवल पैसों का लेन देन का काम करती है, यहां पर परमिट का काम वो नहीं देखती। मतलब कि नहीं, दीवानी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि दीवानी अदालत का काम है पैसों के लेन देन से काम, और ये काम है परमिट का, तो इनका कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर दीवानी अदालत परमिट के संबंध में कोई भी अपना जो है फैसला नहीं सुना सकती। कौन सा सम्मेलन विदेशी लाइसेंस पर ड्राइविंग के लिए के नियमों को सही ठहराता है? तो यहां पर आप सभी को पता होगा जिनेवा कन्वेंशन 1949, यहां पर जिनेवा कन्वेंशन इंटरनेशनल आईडीपी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के संबंध में उल्लेख करती है। तो साथियों यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सड़क संकेतों के लिए विनिर्देश खालिस्तान द्वारा निर्देशित किए गए हैं। सड़क संकेतों के जो निर्देश हैं, मैंने आप इस क्लास में शुरुआत में बताया था कि जो रोड संकेत होते हैं इनका प्रकाशन का काम आईआरसी करती है, और वर्तमान में आईआरसी के 67 के कोड जो कि 2012 में प्रकाशन में आए थे चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न 39 है, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने पर पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, वो कितना है? पहली बात तो मोबाइल फोन से बात करना धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग के मामले में शामिल किया गया है, और खतरनाक ड्राइविंग के मामले में जुर्माना 1000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। धारा 184 इसमें है, तो धारा यहां पर क्या हो जाएगा पेनल्टी का। अब यहां पर कम से कम या अधिकतम तो कोई पूछा नहीं है, तो यहां पर 1000 इसका जवाब हो जाएगा भाई ना। तो ये बात ध्यान रखनी है, कम से कम पूछे तो 1000, अधिकतम पूछे तो 5000 हो जाएगा। खतरनाक ड्राइविंग के मामले में ये आता है। धारा 184 जो है खतरनाक ड्राइविंग, इसमें क्या क्या चीजें हैं? रेड लाइट को क्रॉस करना, स्टॉप लाइन को पार करना, या ओवरटेक गलत ओवरटेक करना, गलत ओवरटेक, या मतलब कि विपरीत दिशा में चलना, जहां पर चलना है वहां नहीं विपरीत दिशा में उसकी उल्टी दिशा में चलते हैं आप, और मोबाइल फोन का प्रयोग। ये लगभग 5 चीजें हैं, है ना, जो कि यहां पे खतरनाक ड्राइविंग के मामले में आती है। बिना बीमा वाले वाहन को चलाने के क्या परिणाम होते हैं? आप सभी को पता है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 और 147 बीमा का उल्लेख करती है, और ये कहती है कि आपके पास में बीमा होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता है तो धारा 196 में ये कहती है आपके ऊपर जुर्माना लगाएंगे, और वो होता है 2000 का जुर्माना, 3 माह तक की कैद का भी प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर कारावास के अधीन होगा जो 3 महीने तक हो सकता है, और यहाँ 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर 1000 नहीं भाई 2000 होगा, ये भी ओल्ड पेपर का है, तो इसलिए यहां पर 1000 दिया गया है। आप इस 1000 की जगह 2000 साथियों कर लीजिएगा, 2000
ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या पढ़ाया। तो साथियों यहाँ पर जो आज का 40% है, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हर क्लास का नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इससे भी आपको बेनिफिट होगा, कोई नुकसान आपको कुछ भी नहीं है। साथ ही दोस्तों अगर आप ऑनलाइन घर बैठे हमारा ऑनलाइन कोर्स है जो भी ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा स्टडी एट होम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये जो जितनी भी क्लास है इनका एक प्लेलिस्ट का लिंक है, प्ले लिस्ट का लिंक है ना। तो ये लिंक नीचे दिया गया है जिसमें सभी क्लासेस का लिंक एक ही साथ आपको मिल जाएगा। सारे सेशन आप देख लीजिएगा तो मजा आपको आएगा और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में 4 चांद लगे होंगे और आपकी तैयारी में काफी सुधार हुआ होगा और आपको सारे प्रश्न समझ में भी आए होंगे। साथियों मुझे पता है कि जब हम पढ़ते हैं प्रश्न को पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में आता नहीं है और मेरी आदत है बच्चों को कम समय में ज्यादा सिखाना। साथियों अगर सेशन आपको फास्ट लग रहा है तो आप इसकी जो स्पीड है कम कर सकते हैं। यूट्यूब जिंदाबाद है, इन्होंने फास्ट करने का, धीमा करने का सारे विकल्प आपको दे रखे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।